पास पेपर आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब सारे ही करने हैं, देखने हैं। पास पेपर से आपको ये पता लगेगा कि यार एमसीक्यू आते किस तरह के हैं। अगर आप वैसे ही पढ़ते रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा। और जो अकेडमीज़ वगैरह होती हैं, किफ्स वगैरह, तो वो तो मतलब हाई लेवल के एमसीक्यू देते हैं जो आते ही नहीं हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो बच्चा परेशान हो जाता है। आप पास पेपर लाजमी पढ़िएगा, आपको फ़ायदा होगा। देखें आप यहाँ से आप पढ़ के ना आपको ये पता लगेगा कि बुक की लाइनें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये 46 एमसीक्यू देखें, इसमें देखेंगे आपके कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी आर कीटोन। अब इसमें कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये बिल्कुल बुक की लाइन है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रही बुक की लाइन, ये मतलब में अंडरलाइन हुई पड़ी है ये सारी। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी आर कीटोन आर complex substances of which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde are ketone subunits। बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाइन की लाइन डाल दी। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको फिज़िक्स में भी दिखा देता हूँ। अब अब यकीन करें, बिल्कुल यही कि यही। बायो तो यार बिल्कुल आती ही यही है। उसके बाद फिज़िक्स में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा आ जाती है, लेकिन वो फिर भी इतना मुश्किल नहीं होती। फ़िज़िक्स आपको दिखा दूँ, फ़िज़िक्स में ये देखें, जैसे एन एलिवेटर इज़ मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मतलब सिंपली एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होगी तो ये पहला ही केस बनेगा इसका, रियल एंड अपेरेंट वेट का पहला ही केस बनेगा, जिसमें वेट इज इक्वल टू रियल वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट होगा ये वाला। वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जब भी ज़ीरो होगी, वेट अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होगा बस। अच्छा, आपको दूसरा एक और एमसीक्यू दिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल यही लाइन की लाइन यहीं की आई पड़ी है। ये एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस सस्पेंडेड इन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड इक्वल एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के, तो इसमें वेट फ्री फॉल हो रहा है तो वेट ज़ीरो होगा। बिल्कुल कि बिल्कुल वही बात जो मतलब यहाँ पे देख लें आप, टी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब यार बुक में से हट के वो आपको नहीं देते, और बुक्स भी एफएससी की होती हैं। एफएससी की बुक्स में ही सारा कुछ बनाते हैं, कोई फेडरल और ए लेवल ओ लेवल की नहीं उठाते, सिर्फ और सिर्फ एफएससी की यही बुक्स होती हैं और इन्हीं में से उठा के देते हैं। अच्छा, आपको केमिस्ट्री में से भी दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि मतलब यही कि यार यही चीज़ें होती हैं जो मतलब सिंपल एज इट इज़ बताई होती हैं। अच्छा, जैसे अब ये देख लें सवाल, 8वां सवाल देखें इसमें केमिस्ट्री का। कंबशन ऑफ ग्रेफाइट पहले सारी बता दी, उसके बाद वो पूछ रहा है कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये सिंपल सी है, -110 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पे जिसने बुक पढ़ी है उसमें मतलब ये कैलकुलेशन वगैरह सारी इसने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताई है, और यहाँ पे 110 किलो जॉल पर मोल बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन एज इट इज़ उठा के दे देते हैं। बाकी आपने अगर दिमाग ख़राब करना है और एक साल मज़ीद रिपीट करना है तो आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के आप अपना साल ज़ाया कर सकते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं, बाकी मैं तो आपको भले के लिए बता रहा हूँ। एक और बात जो अहम है वो ये है कि आपने ना फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जो भी मतलब आपको एक्सरसाइज के सवाल हों या बीच में जैसे एग्जांपल दे देते हैं समझाने के लिए, तो वो आपको मतलब ऐसे समझ लें रटे हुए हों, आपको वो जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट याद हो। जैसे ये देखें एग्जांपल नंबर 3.1, इसमें फ़लाँ फ़लाँ बता रहा है फ़लाँ फ़लाँ। ये आप मतलब खुद हल करते रहें, जब भी मतलब पढ़ें इस चीज़ को आप खुद अपने मतलब हाथों से हल करते जाएं या कैलकुलेटर पे हल करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मतलब इनके आंसर को आपको याद होना लाजमी है, क्योंकि ये सवाल एज इट इज़ उठा के आपको बाज़ औक़ात दे देते हैं, जिनकी कैलकुलेशन बाज़ औक़ात काफ़ी मुश्किल भी होती है, और कुछ होते हैं जो सिंपल से भी होते हैं। तो मतलब आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज के सवाल जितने भी हैं ना, एक्सरसाइज के जो भी सवाल हैं, एग्जाम्पलें जितनी भी हैं, उनकी मतलब आप एकदम जब रीड कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो एग्जाम्पल चाहे केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स की हो, एग्जाम्पलें आपने सारी करनी है। और जो
एक्सरसाइज है वो भी यार लाजमी कोशिश किया करें, लाजमी किया करें, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये वाली जो एक्सरसाइज की होती हैं ये एज इट इज़ उठा के दे देते हैं, जो छोटी छोटी बड़ी होती हैं वैसे देखता तो नहीं है, बस टाइम ज़ाया करने के लिए ना बच्चे का कि यार बच्चा परेशान हो जाएगा, यार ये तो बहुत लंबा सवाल है। आपने जस्ट क्या करना है, इनके सवालों को जब आप मतलब एक दफ़ा करेंगे, पहली रिवीजन कर रहे होंगे तो आप मतलब उसको हल करते जाएं। टाइम बहुत होता है एम कैट के लिए, 2 महीने 3 महीने बहुत होता है। आप एक दफ़ा जब रीड कर रहे हैं तो उसमें फिर कैलकुलेटर उठा के या वैसे ही आप हाथों से अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट इसको करते जाएं, सारे एक्सरसाइज के सवाल एक दफ़ा हो गया। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा आप जब आप रिवाइज करेंगे फिर दोबारा आप देखते जाएंगे, फिर तीसरी दफ़ा एंड में आके यकीन माने मैंने खुद यही किया था। एंड में आके अब जस्ट सवाल ही बताना होता था, उसके बाद जवाब मुझे खुद ही याद हो जाता था कि यार इसका जवाब तो ये था, इसका जवाब तो फलां था, इसका जवाब तो फलां था, इसका मतलब एक्सरसाइज के तो आपको यार रट जाते हैं अगर आप बार बार करते रहेंगे। वरना अगर आप जस्ट एक दफ़ा करेंगे थक जाएंगे, फिर मतलब आपको याद नहीं रहेगा। और अक्सर सवाल आते हैं 2018 में मुझे याद है कि तकरीबन 1-2 सवाल तो फिज़िक्स के एक्सरसाइज के आए थे शायद, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 1-2 आए थे एक्सरसाइज के उठा के। ये वाला सवाल था मेरे ख्याल से, अभी एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, सवाल इसी चैप्टर में से था, शायद यही सवाल था, यही जवाब आया हुआ था 6.21 इंटू 10⁻12 जाउल समथिंग, यही का यही आंसर था। और मैंने जब मतलब देखा सवाल ये है, मुझे तो जवाब ही याद था, मैंने फ़ौरन लगा दिया। इंग्लिश की आ जाती है वो कैब, इंग्लिश की वो कैब आपने डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि वो मसला ये होता है कि लफ्ज़ नए होते हैं और आपको याद नहीं होते। तो आपने डेली बेसिस पे सुबह सुबह उठ के या जब भी आपको फ्री टाइम मिले कोशिश किया करें सुबह सुबह उठ के 5 या 10 डेली की रूटीन बना लें कि 5-10 डेली रोज़ाना पढ़ा करें, उनको आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और इनको कोशिश किया करें कि निमोनिक से याद किया करें, निमोनिक बना के। जैसे हमारा था वर्ड एक विरेगो, तो विरेगो का मतलब था एक मतलब अजीम उल जुस्सा औरत। तो अब इसको याद किस तरह करना था, अब देखें इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें। वीरा गो, वीरा तुम वीरा वीर भाई को कहते हैं, वीरा गो। लड़की अपने भाई के साथ जा रही थी, उससे किसी ने छेड़ा तो उसने भाई को कहा भाई तुम जाओ मैं इसको खुद देखती हूँ। अजीम उल जुस्सा, यानी इस तरह आपने जो है वर्ड को याद करना है निमोनिक की तरह। निमोनिक्स के साथ आपको उनके साथ एक एडिशनल मेमोरी ज्वाइन कर लेनी है ताकि आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेसिकली वो आपने डालने हैं। आपने हर चीज़ अच्छी तरह डिटेल से पढ़नी है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में मतलब जो बुक में दिया हुआ है ना आपको वो सारा कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, और बाज़ का डायग्राम्स के नीचे भी चीज़ें दी होती हैं, आपको ये भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जो एमसीक्यू में आ जाती हैं। आपने सारा मतलब एक एक लफ्ज़ आपको बुक का याद हो। बायोलॉजी जो है ये तो आपको पूरी की पूरी ऐसे समझ लें रटी हुई हो, फिंगर टिप्स पे याद हो। और उसके बाद दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, लेकिन बुक्स की मतलब लिमिटेशन तक। बुक में जितना बताया हुआ है आपने जस्ट उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। उससे ज़्यादा पढ़ के आप अपना ही मतलब टाइम ज़ाया करोगे, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। यार 1-2 एमसीक्यू आ जाते हैं, सिर्फ 1-2 एमसीक्यू। अगर बायोलॉजी के 80 एमसीक्यू हैं तो उसमें से 1-2 एमसीक्यू आएंगे जो होंगे शायद आउट ऑफ सिलेबस, शायद की बात है। वरना बाकी सारे के सारे ना बुक में से ही होते हैं और आपके ये डायग्राम वगैरह में से उठा के दे देते हैं। उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी होती है डायग्राम के उसमें से उठा के दे देते हैं, आपको पता नहीं लगता कि मतलब कहाँ से दिया है। लेकिन आप जिसने अच्छे से बुक पढ़ी है ना, टेक्स्ट बुक, इसीलिए मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक पढ़ें, जिसने अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना उसका कन्फर्म हो जाता है। आपने सिलेबस किस तरह फॉलो करना है, सिलेबस में यार अक्सर मुझे बंदे पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह करना है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है। यार जो एग्जैक्ट वर्ड आपकी बुक में लिखे उस सिलेबस में लिखे हुए हैं ना कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जस्ट आपने वही करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। जैसे अब पहले पहले आपके सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस, उसमें ये वाली टेबल जस्ट वो थ्योरीज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जनरल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जनरलाइज सेल स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये डायग्राम देख लें,
ये डायग्राम में बहुत चीज़ें ख़ास बताई हुई हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया हुआ है। बिल्कुल आप ये देख लें कि ये एफएससी की बुक से बनाया जाता है। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एफएससी की बुक से बनाया जाता है कि जिस तरह आपने सिलेबस खोला हुआ है ना, टॉपिक बिल्कुल उसी तरह होंगे। जैसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद फलां उसी तरह अगर दिए होंगे ना, टॉपिक दिए होंगे सिलेबस में, तो उनका सीक्वेंस भी ये होगा। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद ऑर्गेनेलीज, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें, मतलब सीक्वेंस वही होगा। बीच में चीज़ें छूटी होंगी लेकिन सीक्वेंस बिल्कुल वही होगा। तो ये इंडिकेशन है कि पेपर सिर्फ एफएससी की बुक से ही बनता है और सिलेबस ही एफएससी की बुक से ही बनाया उन्होंने। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करना है। अब वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बताया हुआ, उन्होंने बताया हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आपने बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन करना है, उसमें सारा कुछ ही आ जाता है। अच्छा, उसके बाद सेल वॉल नहीं मेंशन, सेल वॉल आपने करनी ही नहीं है, बस सिंपल सी जो चीज़ें नहीं दी हुई। अच्छा, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी नहीं दिया हुआ, आपने वो भी नहीं करना, जस्ट सिंपल सी बात साइटोप्लाज्म। और उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करना है। उसके बाद सारे सीक्वेंस में ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद राइबोसोम्स और गोल्गी ऑपरेटस, लाइजोसोम्स, और डायरेक्ट फिर कहता है वैक्यूल। पेरोक्सिसोम नहीं करने, ग्लाइकोसिसोम नहीं करने, पेरोक्सिसोम लेकिन कर लीजिएगा। लाइसोसोम करने के बाद आपने जस्ट पेरोक्सिसोम एक दफ़ा रीड मार दीजिएगा, ग्लाइकोसिसोम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फिर डायरेक्ट वैक्यूल पे आ जाएं। वैक्यूल के बाद उसने बताया हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स में साइटोस्केलेटन भी आ जाता है और सेंट्रियोल भी, मतलब दोनों चीज़ें अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट की वजह से पढ़ना पड़ेगा दोनों को। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड नहीं बताया हुआ, क्लोरोप्लास्ट, जस्ट क्लोरोप्लास्ट देखें है क्या। दूसरी चीज़ें क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बताया हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सारा। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, बस इतना था। मतलब जो चीज़ आपको बताई हुई है आपने वही करनी है। उसके बाद आपने मतलब कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दें। जो चीज़ नहीं बताई हुई छोड़ दें, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। और फिज़िक्स का जैसे आप देखें वहाँ पे बताया होगा फार्मूला, सिलेबस में जो भी फार्मूला लिखा हुआ है ना, जो एमसीक्यू आएगा ना, उसी फार्मूले से वो हल होगा, उससे हट के कोई फार्मूला ही नहीं होगा। या मतलब वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिंपल थोड़ा उस फार्मूले को सिंपलीफाई करके, या एक दो स्टेप उसमें और मजीद एक वैल्यू पुट की, उसमें दूसरी फिर पुट की, थोड़ा सा डिफरेंट करके फार्मूला वही होगा, उसी को चेंज करके देंगे। आपने जस्ट सिलेबस को ही फॉलो करना है।